चलो बहुत बड़ी दैट इज, देखो कल हम लोगों ने देखा कि जो कलर था वो ब्लू था, लेकिन आज कैसा हो गया? ये हो गया, ग्रीन हो गया। अब हम इसमें अगर मान लो जिंक के डॉट डाल दें कल के लिए, तो इसका क्या कलर हो जाएगा? तो अभी ये तो फेरस सल्फेट बन गया लाइट, तो मैं ये जिंक की रॉड है, इसको इसमें डाल देता हूँ, कल देखेंगे इसका कलर कलरलेस होना चाहिए। पीने वाला पानी नहीं, ऐसे नॉर्मली है। पी लिया तो हेल्दी हो जाएगा। अभी तो आइला में थोड़ी देर में फिर जिंक का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो, occurrence of metal। जो मेटल है वो हमारे लिथोस्फीयर में, यानी अर्थ की ऊपरी सरफेस में ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है कि नहीं? सो हाँ, तो मेटल इन अवर लिथोस्फीयर आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। क्या तुम ऐसा बता सकती हो प्रवीण कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? गोल्ड पाया जा सकता है, बहुत होगा तो प्लेटिनम, ये सिल्वर सल्फाइड की स्टेट में मिलेगा। सो मोस्ट ऑफ द मेटल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में पाया जाएगा इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है एज ऑक्साइड, एज मेटल ऑक्साइड की स्टेट में पाया जाएगा, या फिर मेटल सल्फाइड भी पाया जा सकता है, या फिर मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट। इन सब में पाया जाता है, ठीक है। नोबल मेटल्स आर फाउंड, जो नोबल मेटल्स हैं दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो जिंक जो है दैट इज Zn(CO3) के फॉर्म में भी पाया जाता है, और Zns आर फाउंड इन लिथोस्फीयर या अर्थ क्रस्ट। अर्थ ऐसा पाया। कॉपर है तो कॉपर में भी ऐसे CuS है, कॉपर ग्लांस के तौर पर पाया जाएगा, तो अलग अलग सब में अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ नोबल मेटल्स कैसे पाए जाएंगे? सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। क्या आपको ये बात याद है कि ये एयर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं? ये हमने बताया था, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद, ठीक है कि नहीं? और चार ऐसे मेटल भी बताए थे जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम, जो स्टीम से रिएक्ट नहीं करते थे। स्टीम से 4 बताए थे और एयर से 2 बताए थे। तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसको छान कर ऐसे गोल्ड अलग करते हुए आपने देखा होगा कि नहीं, पानी में से गोल्ड के पार्टिकल निकाल के बढ़ा लेते हैं। चलिए, नाउ दैट इज अर्थ क्रस्ट इज मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। सो मेटल इज, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, उसमें से मिट्टी हटाई जाएगी, फिर उसको क्या किया जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कंबाइंड स्टेट या ओर, ओर का मतलब सैंपल,
इज कॉल्ड मेटलर्जी। उसे क्या कहते हैं? मेटलर्जी। नाउ अब देखिए कि दो अलग अलग चीजें हैं, दैट इज मिनरल एंड और क्या है? मिनरल, द नेचुरल मटेरियल, द नेचुरल सैंपल ऑफ अर्थ, ठीक है, इन विच, जिसमें सम मेटल इज प्रेजेंट, जिसमें कुछ ना कुछ मेटल प्रेजेंट हो, ठीक है, मेटल इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड और फ्री स्टेट। फ्री स्टेट हो सकता है, उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड मिनरल। जरा देखो, दैट इज ये देखिए, कोई भी सैंपल हो और उसमें आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम रिवर, देखो ऐसे फ्री स्टेट में कुछ उन्हें ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, तो वो पानी में क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे छान छान के Alex, what are you doing? इकट्ठा कर We're रहे हैं। weighing your gold, baby. Oh yeah, how long is this? 2 days? 3 days? This is 36 hours on मिट्टी the अलग कर box. ली। Yeah. That's it. So if we get more than 36, Yeah, we're over out an hour. फिर से देखें, कुछ और हो कि मिट्टी में से धीरे धीरे ये देखो गोल्ड इकट्ठा कर लें, तो इस चीज को भी देखो। They say on the Fraser River, you can find gold panning anywhere. Let's try. जमीन में फ्री स्टेट में बस छान छान के मिट्टी अलग कर दो और गोल्ड Right there. नाइन I'm gonna dig half a pan of material from right there. 19 टाइम्स हेवियर है गोल्ड मिट्टी से, मतलब उससे पानी से। तो आप उसमें मिट्टी छान लो, नीचे जो सबसे बेस There we go. पड़ेगा That's तो pan. फ्री स्टेट From right there. कुछ करना नहीं है। Let's go down there and pan it. अब मिट्टी में ले गया, धीरे धीरे Here we go. मिट्टी हट We're जाएगी। panning away. We can find the gold. That's it. They say it's everywhere. Maybe But it doesn't it's matter the where you dig. Let's see if that's true. देखो फाइनली क्या हो जाएगा, मिलीग्राम में गोल्ड मिल जाएगा। ये पूरा दिन करेगा तो 1 ग्राम इकट्ठा करेगा। Now let's have a look. Huh? Is it true? There it is. ये देखो मिले कुछ पार्टिकल। That's true. Anywhere you try to pan on the Fraser River. हाँ ऐसे पूरा दिन करेगा There is always gold on the Fraser तो River. फिर उसको 1 ग्राम मिल जाएगा। सब्जी बेच खवा लेगा। सब्जी बेच के नहीं कमा पाएगा, 46,000 का 4,600 कमा रहा है इसमें पर डे। सब्जी में इतना थोड़ी कमाई है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ गेटिंग गोल्ड। पानी में से ऐसे ये लोग करते रहते हैं और गोल्ड निकलता रहता है। समझ में आ गई ना फ्री स्टेट का मतलब? ये पानी में ही बस है। जैसे आप देख रहे हो कि सोन नदी के पास सोना के पार्टिकल पाए गए हैं, बोला गया है सोनभद्र नदी में, तो वो लोग करते रहते हैं। तो मिनरल क्या है कि कोई एक सैंपल, जमीन का सैंपल ले लो। वैसे तो तुम सभी को ये बात पता है कि जो मिट्टी बनी है वो SiO2 है, और Si भी नॉन मेटल है और O भी नॉन मेटल है, सिलिका है जमीन। लेकिन मान लो अगर इसमें कोई सैंपल पाया जाए मेटल का तो उसे मिनरल कहें। ये तो नॉन मेटल है ना, लेकिन कहीं कहीं पर जैसे कॉपर की वैली है अफगानिस्तान में, तो वहां खूब ब्लू कलर का पाया जाएगा। देखो कॉपर और इन अफगानिस्तान, तो वो कर देंगे तो वहां पर आपको पूरी जो नदी है ना वही पूरी ब्लू ही दिखेगी कॉपर के। ऐसे और वहां मिलते रहते हैं
ऐसा हमारे पास भी एक देख लिया था, तो वहाँ पर रिवर के पास में है, पूरा कॉपर सल्फेट की रिवर है, रिवर ऑफ कॉपर सल्फेट इन अफगानिस्तान। वो बिल्कुल जहरीली है क्योंकि कॉपर सल्फेट तो पॉइजनस होता है। तो अगर इसमें दिखाएगा तो दिखा देगा। ये अफगानिस्तान, वो ऐसी नदी है, ठीक है, ब्लू कलर की होती है वो, पूरा कॉपर सल्फेट। दिखा नहीं रहा, कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात कि नहीं? कभी ऐसा होगा तो आप लोग देख लेते। सो व्हाट इज मिनरल? अर्थ का कोई भी सैंपल जिसमें मेटल इन एनी फॉर्म में प्रेजेंट हो, कार्बोनेट फॉर्म में प्रेजेंट हो, ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट हो या सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे? मिनरल कहेंगे। लेकिन किसी किसी मिनरल में इतना सारा मेटल होगा, इफ फ्रॉम मिनरल मेटल कैन प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली बी रिकवर्ड, जिसमें से प्रॉफिटेबली निकाला जा सके। अब बहुत मेहनत करो पूरे दिन और 1 मिलीग्राम मिले गोल्ड, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा तो मेहनत ज़्यादा लग गई, तो फिर उस मिनरल को और की संज्ञा नहीं देंगे। ओनली दैट मिनरल इज कैटेगराइज्ड एज ओर, फ्रॉम दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली, मतलब हमें फ़ायदा भी हो जाए और साथ में ज़्यादा सामान ना लगे, इजीली किया जाए, तो उसे ओर कहेंगे। All ores are mineral, but all minerals are not ore. जरा देखिए, so those minerals, देखो ore क्या होता है, ठीक है, ये तो खनिज है, खनिज तो सभी जानते हैं, और ये अयस्क है। अब हम अयस्क की डेफिनेशन बता रहे हैं। So those minerals from which metals can be extracted, इससे निकाला जा सके, कन्वीनियंटली भी होनी चाहिए, एंड प्रॉफिटेबली, उसे क्या कहेंगे? आर कॉल्ड ore. Okay, now all ores are minerals, but all minerals are not ores. All ores are, क्योंकि उन्हीं में से कुछ चुने जाएंगे, but all minerals, तुमको खांसी आ रही और पंखा चला लिया, minerals are not, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब हम देखें कि सोडियम के कुछ और देखें। सोडियम के कौन कौन से और हैं, एल्यूमिनियम के कौन से और हैं, हम किससे निकालते हैं, और उन नामों को इस सैंपल में मैच करें कि क्या कहीं उसमें ये प्रेजेंट हैं। तो अच्छा, इसमें निकाइल कैलामाइन नाम में दिखाने जा रहा हूँ, उससे आप देख लेना। और इसमें अलग अलग तरीके के रॉक्स एंड मिनरल्स हैं। देखो जिप्सम है, जिप्सम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जिप्सम से क्या निकल सकता है बताओ? CaSO4 कैल्शियम निकल सकता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे मिनरल्स इसमें भी हैं, तो इससे भी देखो। चलिए, सोडियम के ओर का नाम है, ये एलिमेंट है या मेटल, और नेम ऑफ ओर, इसका ओर है रॉक साल्ट।
रॉक सॉल्ट का मतलब है जो नमक समुद्र से निकाला जाता है कि नहीं, हमने बताया था डेड सी के पास से, तो रॉक सॉल्ट है। और उसका फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला NaCl। तो NaCl से सोडियम निकाला जाता है। बात समझ में आ गई आपको? याद होगा, मतलब NaCl का आप क्या करो, मोल्टन स्टेट में से बस इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, सोडियम इकट्ठा करो, पिघला लो। आपको मालूम है 801 डिग्री पे पिघलता है, पिघला। अब जरा देखो वो चीजें हम यहाँ सीखेंगे कैसे निकाला जाए। बात समझ में आई? लेकिन ये समझ लो NaCl से Na आता है, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब एल्यूमिनियम बॉक्साइट से, झारखंड में इसकी बहुत सारी एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम नंबर 1 का मेटल है जो जमीन में पाया जाता है। नंबर 3 की एबंडेंस है, मोस्ट एबंडेंस, और 1 पे मेटल पे, ठीक है कि नहीं? सबसे ज़्यादा धरती में एल्यूमिनियम ही पाया जाता है। और बॉक्साइट का नाम क्या है? Al2O3 और 2H2O। इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बाईहाइड्रेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाईहाइड्रेट। ऑक्साइड और चल, नेक्स्ट इज एल्यूमिना भी इसको कहते हैं, बॉक्साइट भी है। और Al2O3 को क्या कहते हैं? कई कई नाम है। अब देखिए मैग्नीज, मैंगनीज का है पाइरोल्यूसाइड। पाइरोल्यूसाइड का हमारे पास वो रखा हुआ है, अलग से भी देख लो। मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये पाइरोल्यूसाइड, ब्लैक कलर, MnO2। पाइरोल्यूसाइड, सो MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। मुख्यतः ये ना सोच लेना कि यही होगा, उसमें बहुत सारी मिट्टी होगी, मिट्टी को धो के हटाना पड़ेगा, लेकिन उसमें जो मैग्नीज है वो किस फॉर्म में होगा? ये ना सोचो बॉक्साइट में यही होगा, तुमको धरती दे देगी, ले जाओ बॉक्साइट, खूब मिट्टी होगी और कचरा भी होगा, वो सब गैंग पार्टिकल होंगे, उनको अर्थ पार्टिकल को साफ करना पड़ेगा कि नहीं? फिर इसमें से एल्यूमिनियम निकालना पड़ेगा किसी केमिकल प्रोसेस, रिडक्शन। अब वो तो रिडक्शन से निकालना पड़ेगा। तो ये MnO2 है, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये देखिए। अच्छा, जिंक किस किस फॉर्म में मिल जाएगा? मैंगनीज किसका मतलब? मैंगनीज अभी देख के बताते हैं, ठीक है? उसको भी निकालना पड़ेगा। ये देखो सोना निकाल रहा है, उसे छान छान गंदा पानी से। नेक्स्ट इज जिंक। तो जिंक के दो हैं, कैलामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। जब ब्लेंड वर्ड आ जाए तो उसमें सल्फाइड होता है, ZnS, और कैलामाइन तो ZnCO3। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको मैंने वहां भी लिख दिया। इसी के इर्द गिर्द हमारी पूरी मेटलर्जी घूमेगी। जिंक में कौन कौन से हैं? एक है कैलामाइन। कैलामाइन का क्या फार्मूला है? जिंक कार्बोनेट। और जिंक ब्लेंड का क्या फार्मूला है? ZnS जिंक सल्फाइड। दो याद रखना, ठीक है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज का और का नाम क्या है? पाइरोल्यूसाइड। देखो मैंने इनको दिया है, अभी इन्होंने आगे बढ़ाया होगा। पाइरोल्यूसाइड सही। और ये है जिंक सल्फाइड। अब देखिए, ये तो जिंक के और हो गए। एल्यूमिनियम देखो बॉक्साइट है, Na3AlF6 क्रायोलाइट है। अब बुक में आपके एक ही दिया तो हम एक ही बता रहे, 3-4 और हैं।
ठीक है, ये छपरा में भी पाया जाता है, छपरा हाँ। झारखंड में भी है, छपरा में भी है। छपरा बिहार का हाँ। अब देखो, छपरा कॉपर, आयरन, आयरन किस फॉर्म में पाया जाएगा? आयरन हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट। देख लो, दैट इज, तुमको कभी ये बात पता है कि Fe3O4, Fe2O3 लाल मिट्टी जानते हो, आयरन रस्ट, Fe2O3, ये महाराष्ट्र के आसपास लाल मिट्टी है, वो पूरा यही है, खूब आयरन निकाल, उसमें कॉटन उगाया जाएगा, ये सब चीज़ होती है कि नहीं? तो यही है हेमेटाइट। लाल मिट्टी आयरन रस्ट की वजह से ही है, तो आयरन रस्ट हो गया, ठीक है कि नहीं? अब ये देखो, इधर देना है Fe2O3 लिख लो, आयरन ऑक्साइड। अभी ठीक करते हैं, पाइरोल्यूसाइट, PYRO है, PI तो नहीं है, कहाँ दिया, इसमें गलत लिख दिया, पाइरो सही, वो गलत कर दिया। चलो ठीक है, देखो आयरन, अभी बताते हैं, अभी हम आपको याद कराएंगे। पर्ची देकर कॉपर, पर्चिस नहीं, ऐसे ही, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लांस। देखो, क्यूप्राइट है Cu2O और Cu2S, ये क्या है? कॉपर ग्लांस। तो इसका नाम बताओ ईशान, बता सकते हो, बता दो। डाई बाई कॉपर ऑक्साइड। ये ऐसे नहीं, भ्रमित मत क्या करो, लोग ट्राई कर रहे हैं ना। हाँ बोलो, करने दिया करो, तुम्हें आता है, लेकिन तुम क्या कि सोचते हो दूसरे ना बता पाए। ऑक्साइड, क्यूप्रस, सल्फाइड, समझ में आ गई बात कि नहीं? ये कॉपर 1 की वैलेंसी है, तो कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 1 सल्फाइड। स्टॉक नोटेशन बता दो। अब जरा देखो, मरकरी का क्या है? सिनेबार। इन सभी को हमें पढ़ना है, इन सब की मेट्रोलॉजी। सिनेबार, दैट इज HGS। अभिषेक, इसका नाम बताओ। जब कि मैं तुम्हें 2 हिंट देता हूँ, मर्क्यूरी सल्फाइड, भाई आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब बताओ। मर्क्यूरस सल्फाइड, सही है बस। मर्क्यूरिक सल्फाइड। सर, अब कंफ्यूजन का काम आपने किया। इतनी बात हो गई। अब जरा देखें कि सोडियम का, सुन लें, सोडियम को किससे, रॉक साल्ट है इसके ओर का नाम, और NaCl फार्मूला है। एल्यूमिनियम का क्या है यशिका? Al2O3, हाँ, 2H2O, उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो तो ठीक है, बाई एडेड बॉक्साइट याद रखो, बॉक्साइट, ओर का नाम याद रखो, वो तो उसका केमिकल फार्मूला है, लेकिन उस ओर को क्या कहेंगे? बॉक्साइट। तीसरा कौन सा है? मैग्नीज का बताओ। पाइरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइड, उसका फार्मूला बताइए। MnO2, मैग्नीज की बात हो रही है, MnO2। अब तुम 3 चीज़ों का बताओ, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज। सोडियम का रॉक सॉल्ट, फिर क्या पूछा? एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, और वो पायरोल्यूसाइड। पाइरोल्यूसाइड। बॉक्साइट का फार्मूला क्या है? बॉक्साइड का Al2O3 2H2O। और पाइरोल्यूसाइड? MgO, Mg की नहीं बात है, मैग्नीज की बात हो रही है। MnO होगा। MnO2,
हाँ ठीक है, MnO2। तो ऐसे और हैं जो जिंक के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों के नाम और फार्मूले बताओ। हाँ, कैलामाइन और जिंक ब्लेंड दोनों का फार्मूला बताओ। जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड। अभी तक 4 हो चुके हैं, देख तुम बताओ। एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और जिंक। पहले जिंक का ही बताओ, फार्मूला बताओ। ना बताओ, आप बोलो ऋषिका। जिंक का कैलामाइन और जिंक ब्लेंड दोनों के फार्मूले बताइए। जब कैला आ रहा है तो सी लगाओ, सी आ रहा है। ZnCO3 और जिंक ब्लेंड में जिंक के दोनों और बताओ। कैलामीन और जिंक ब्लेंड, दोनों के फार्मूले बताइए। ZnCO3 और ZnS। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का एक सेकेंड याद है, बॉक्साइड। बॉक्साइड Al2O3.2H2। ठीक है। सोडियम का एल्यूमिनियम मैग्नीज पायरो कोई बात नहीं। जिंक का और जिंक ब्लेंड। दोनों के बताओ। कैलामाइन का ZnCO3 और जिंक ब्लेंड का ZnS। सही है। नाउ ईशान, मैग्नीज का अभी पूछते हैं, अभी आपसे सब मिला पूरा किसी एक को भी छोड़ दिया। पायरो MnO2 एल्यूमिनियम सोडियम ओके जिंक बहुत अच्छा। नाउ अभिषेक आयरन कॉपर का बता दो। कॉपर के दो बताओ। दो में पैरासाइट। वो तो याद रखने पड़ेंगे, और कई नंबर हैं। बोलो क्यूब राइट लांस कॉपर ग्लास CuS आयरन O3 Fe2O3 तो रस्ट होता है। मरकरी को बताओ। सीधे बात नहीं जिंक के बताइए दोनों। KGS और नाम है सिनेबार। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयरन H का हेमेटाइट। हाँ, कॉपर का बताओ। कॉपर के कॉपर कॉपर के दो बताओ।
MNO और मतलब है नहीं बाकी मुझे पता है दो पानी की मॉलिक्यूल के साथ आयरन का चलो एक तो बस टू पिंक नहीं अब नहीं लिखेंगे नाउ NaAl मैंने कहा था ना अरे सर हेलो सृष्टि आ जाओ अरे सर मुझे बुलाया क्यों नहीं Mn so name of ore मुझे भी खाने की बहुत देर हो गई। formula एक एक करके एक एक को बुलाइए और दे दीजिए सबको मजा रहेगा मेरा बहुत दिन हो गए बोर्ड के नंबर आए हैं पास किधर करना है मुझे आइए बियानी आइए सोडियम मम्मी है सर जिंदा है मेरे भाई आ गया चलो अभी लिखाएंगे आप लोग तैयार कर लो इन्हीं के साथ चलते यार रुक जाओ कुछ बताना नहीं है
बस ठीक है जी। करने दो उसको, कर रहे हैं। गलती कहाँ है? ईशान आ जा। अगर ये गलत करेगी तो चलो करो फटाफट, रुको नहीं। रुक जा, रुक जा। तो यहीं आप कैसे जाते हैं? रबरीन आई है। अरे सर वो तो केमिस्ट्री की टॉपर है, हमें भी तो देखो हम चलो क्या करें? मत करना ताकि हमारे लिए मत करना। डिस्टर्ब नहीं करो। ये क्या लिखा है? चलो वाटर ये क्या आ गया है? ओरेक्स। अभिषेक आ जाओ। सी इतना बड़ा अपने आप करने दो। नहीं, बस यही करना है। हाँ हाँ ठीक है, बताओ मत ऐसे आपस में पढ़ो, यहाँ नहीं बताओ इधर। हेमेटाइट का लिखो। सर 2 मिनट का सोचने अब सिनेमा जाओ और बाहर जाओ। पूरा कर दिया। हाँ तू बोल के बता दे। सुप्रिया आ जाए। काफी ये नहीं कर पाया। अब देख लो पहले कर लेगी। ठीक है, नहीं हुआ तो चलो चलो चलो। दिव्यांगी वेट कर सर मैं भी दिखाई दे रही हूँ आपको। सर मैं भी हूँ। 1 मिनट में तो उसको भी भेज। और मेरी सांसें भी चल रुक जाओ, रही रुक हैं। जाओ। अरे वही रुक जाओ। ये ले
नहीं बताया तो नहीं होगा। जिंक ब्लेंड यस आ जाएगी। रुक जाओ, करने दो उसको। इतना ठीक है। सर एक बार ट्राई करूँ क्या? बोरेक्स से आप लोग हट ही नहीं पा रहे। बोरेक्स तो कुछ और होता है। सर नाम क्या एक बार? ऑक्साइड सर एक बार सर। पाई का अरे नहीं आगे बार नाम सर मैं रुक जाओ, पहले इसको करने दो। कुछ जो किया उसमें कुछ बदलना चाहती हो कि सब ठीक है? बदलो, बदलना चाहती हो तो बदलो। सही है, आगे करो। अब ठीक है, अब नहीं चाहिए, यही कंप्लीट कर ले फिर हम आगे बढ़ें। मुझे साहब ने मुझसे तो पूछा भी नहीं, बाकी को तो इनवाइट भी किया था। आपको भी इनवाइट किया जाएगा अभी। कोई बात नहीं, करने दो। चलो आप भी बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, चलिए। सर याशी का ना हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया है कि ओर और मिनरल क्या होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? दो सैंपल्स ऑफ मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन प्रॉफिटेबली बी एक्सट्रैक्टेड, जिनसे प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उनको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड और, ठीक है। देख लिया तो रब तो बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पता चलेगा नहीं, अलग अलग तरीके। और एक बचा हुआ है किसी के पास? कैप्सूल से कुछ नहीं है, वो तो डिब्बी में रखे हुए हैं। तो वो क्या है कि अलग अलग हैं, दैट इज एम्बेस्टर है, और ये भी किसी के होंगे। चल नाउ मेटलर्जी, ठीक है, दैट इज branch of chemistry which deals with extracting purest form of metal from their ore is called metallurgy। रसायन शास्त्र की वह शाखा जो शुद्ध धातुओं के निष्कर्षण से डील करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। अब देखिए, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with
पहले तो मेटल को निकालो, तो एक्सट्रैक्शन होगा क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योरिफिकेशन, फिर उनको प्योर करो, ठीक है कि नहीं? एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, from their ores is called metallurgy. Gangue particle, earthly impurities present in ore. अयस्कों में जो मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? इज कॉल्ड गैंग पार्टिकल, उनको गैंग पार्टिकल कहेंगे। पार्टिकल्स। Now extraction of metal deals with 3 steps. अगर तुम्हें प्योर फॉर्म चाहिए तो that is extraction of metal from their respective ore. Deals with 3 steps. कौन कौन से हैं? पहले तो होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ore, कंसंट्रेशन ऑफ ore। इसका मतलब है कि दिस स्टेप इन्वॉल्व्स एनरिचमेंट ऑफ ore बाय रिमूविंग गैंग पार्टिकल। सब मिट्टी हटा दो, सिर्फ वही बचे। जिंक कार्बोनेट है कैलामाइन, तो कैलामाइन बच जाए और मिट्टी सारी हट जाए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब समझे? रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर। गैंग पार्टिकल लिखा ऊपर, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जरा देखो तो, रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स, जिसे ये न समझ में आए तो अर्थली इम्प्योरिटीज लिख दे। पार्टिकल्स फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ऐसा करने से मिट्टी हट गई। जैसे सोने को नहीं वो कंसंट्रेट कर रहा था, इतना सारा लिया था, थोड़ा सा पार्टिकल बच गया था। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर 3 तरीके से हो सकता है: हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब हम इन 3 चीजों को देखें। देखिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग, वही जो गोल्ड में की अभी बता, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। और दूसरा क्या बताया? मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। और तीसरा फ्रॉथ, हाँ, फ्लोटेशन। पहले जमीन से निकालोगे तो उसको प्रोसेस, तो पहले उसका चूरा बनाओगे क्रशर से, फिर मिट्टी हटा दोगे कि नहीं? जमीन से तो बड़े बड़े चट्टानें निकलेंगी, तो क्रशर में डाल के पहले चूरा बनाया। अब हम एक एक करके देखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या। हाइड्रोलिक वॉशिंग, the ore is crushed in powdered form, ठीक है, and washed with water। ओर को क्या किया जाएगा? इन crushed with crusher and washed with water। ये देखो, इस तरीके की सीढ़ी होगी तो इसमें ओर को गिराया जाएगा और यहाँ पर ये सीढ़ी ऐसी है,
और इसमें यहाँ से नल लगा हुआ है तो पानी निकल रहा है और यहाँ से गिर रहा है क्या, तो यहाँ नीचे नीचे क्या हैवियर पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे क्या, और मिट्टी क्या धुल के गिरती जाएगी और पानी बहते बहते निकल जाएगा। हैवियर क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स या कार्बोनेट वो सब हैवी होते हैं और मिट्टी तो हल्की होती है SiO2, वो निकल जाएगी। और जैसे आपने सोने को नहीं किया था, पानी बह गया था लेकिन मिट्टी सोना रहेगा, तो वैसे इसमें भी होगा। तो हाइड्रोलिक प्रोसेस में क्या होता है वॉशिंग में कि इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखें तो हमें अधिक समझ में आएगा। देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये देखिए। सो दिस इज द प्रोसेस। क्या हो रहा है, Hydraulic washing. This is based on अब मान लो इसमें differences मैंने in डाल दिया और gravities पानी चालू of the कर दो ore तो क्या होगा and the बताओ, gangue particles. भारी It is भारी therefore a नीचे type रह of गई gravity separation. और जो मिट्टी मिट्टी वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। Cassiterite is concentrated by this ये method. देखो इसी में भी ऐसे The ही real flight tables are ये specially made दिखता रहता है, tables वाइब्रेट for करता है, washing तो the उससे क्या balls. गंदगी निकलती The रहेगी, ore is ground to a fine powder in ball mills. क्रश कर दिया। अब देखो कैसे हिल The रहा है, powder is तो क्या washed इससे क्या होगा, मिट्टी नहीं with the निकल cash जाएगी। of flowing water, So, like जो the gangue ऊपर से भी particles स्पिल हो सकती washed है। away, and है। the heavier ore particles remain अच्छा behind इसी at में the ही है, bottom. ये भी उसी तरीके से बना है। देखो इसमें आपने देखा था कि नहीं, पीछे थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा करके तो वो नीचे सेट हो जाएगा। अब ये देखिए तो हाइड्रोलिक वॉशिंग आपने देख लिया। एक ये भी तरीका है, ये देखो Hydraulic washing or levitation. ये दूसरा तरीका है। Special particles being lighter are washed away with stream of water, leaving behind the heavy वही ore चीज है, particles. नीचे बैठ जा रही बस और कुछ नहीं। अब देखो सेकंड इज Magnetic separation. अब मैग्नेटिक सेपरेशन देख लो। This method is used to concentrate the ore with magnetic nature and impurities are non-magnetic or vice versa. देखो जरा क्या कह रहा है कि ये दो रोलर हैं। अच्छा इसमें मैग्नेट लगा है, तो जब ये बेल्ट यहाँ तक आएगी तो आयरन आगे तक जाएगा ना, अब मिट्टी तो नहीं आगे तक जाएगी, तो मिट्टी यहाँ फेंक दी जाएगी और आयरन यहाँ तक जाएगी। जब वो इस बेल्ट को छोड़ेगा वहीं नीचे यहाँ पे बकेट रख दो, उसमें आयरन रह जाएगा। रोलर है। फिर से समझो, अब सेकंड प्रोसेस और भी दिखाएंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ये देखो सेकंड प्रोसेस क्या बताइए, इसके लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, गैडोलिनियम एंड आयरन आर सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, क्योंकि ये पांचों जो है लौह चुंबकीय तत्व हैं। सो कौन कौन सा मटेरियल जो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएं। सो और ये तो सभी में जिसमें मिट्टी है, जैसे जिंक है और कॉपर है, उन सबको ऐसे। जिंक के केस में जिंक कोर्स के लिए ऐसा है, ये किसके लिए किया जाता है, दिस इज यूज्ड टू एनरिच ओर। एनरिच का भी मतलब कंसंट्रेशन है, जिंक और कोबाल्ट और, ठीक है। गोल्ड में भी हाइड्रोलिक वॉशिंग करनी पड़ेगी, गोल्ड और Mn जैसे पाइरोलिसाइड, इन सब के लिए सब करना होगा, ठीक है। प्लेटिनम में भी ये कर सकते हैं, प्लेटिनम का आपकी बुक में नहीं है। अब ये देखो दूसरा क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं कि एक बेल्ट मूव करती रहती है और दो मोटर है, ये M1 रोलर है और ये M2 रोलर, ये ऐसे घूम रहा है। एक भी घुमा दो तो दूसरे पे बेल्ट घूमने लगेगी। अब मान लीजिए यहाँ ये हुपर है, हुपर का मतलब है कि कोन जिसमें ये ऐसे डाला जाता है, ठीक है कि नहीं, और उसमें से ये इससे गिर रहा है पार्टिकल और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये भी रोलर जाएगा कि नहीं। अच्छा यहाँ पे जब ये पार्टिकल जाएगा, इसे देखो मैग्नेट, ये क्या है मैग्नेट। तो ये पार्टिकल जो सैंड है उसको क्या है, वो थोड़ी ना मैग्नेटिक है, वो तो यहाँ ही इकट्ठा हो जाएगा। और लेकिन कुछ पार्टिकल मैग्नेट तक यहाँ आएंगे
तो वो तो जब मैग्नेट को छोड़ेंगे तब इकट्ठे होंगे, मैग्नेट छोड़ेंगे तो वो भी उतर जाएंगे, और जब ये तो तुरंत ही गिर जाएगा। और लेकिन ये वाले पार्टिकल जो आयरन के हैं वो जब तक मैग्नेट है तब तक तो चिपके रहेंगे, और मैग्नेट से हटते ही जब बेल्ट आगे जाएगी तो क्या वो यहाँ गिर जाएंगे। तो ये यही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट भी हो सकता है, ठीक है। और जीडी, नीचे गैडोलीनियम लिखा हुआ है कि नहीं, देखो EU के बगल जीडी। तो क्या आप यहाँ पर भी वैसे देख रहे हैं? ये EU के बगल ये मैग्नेट से छूटेंगे कैसे? इसे मैग्नेट ये के साथ रबर की बेल्ट है, रबर की बेल्ट पे छूटते नहीं है, मैग्नेट अंदर है और ऊपर आपकी एक ऐसे रेशम की या कपड़े की बेल्ट है। तो उसमें क्या है, वो तो आगे बढ़ा तो मैग्नेट का प्रभाव खत्म, मैग्नेट पे चिपकेंगे थोड़ी ना, मतलब डायरेक्ट आयरन डाल दो। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसा हो जाता है। अब जरा देखें कि इस चीज को हम लोग दूसरे चित्र के भी माध्यम से देख सकते हैं। मैग्नेटिक Sexual reproduction in flowering. मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ये देखो, ये सही है। If the ore powdered ये देखो, ore is आपको dropped पता on चल रहा है? a moving on two वो strong जैसे मोटर- electromagnetic rollers. एक The उधर होता है, magnetic and non-magnetic substances सही है? form two separate heaps. The magnetic material forms a heap nearer to the magnetic roller. Froth flotation method. ये देखो, सेकंड मेथड समझ में आ गया। सो इसका मतलब है कि एनरिचमेंट ऑफ ओर फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज डन बाय दिस मेथड। जो मैग्नेट से चिपक जाए, एनरिचमेंट ऑफ ओर, जो लौह चुंबकीय तत्व फेरोमैग्नेटिक विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। सो लिखो एनरिचमेंट of ore of ferromagnetic substance is done by this method. इसमें बहुत आपको समझना नहीं है कि क्यों ऐसा किया जाता है, बस चित्र के माध्यम से समझ लो, लिखने में भी नहीं आएगा। आपको मेथड है, बस ऐसे दिखा दोगे तो काम बन जाएगा। समझ आई? अब तीसरी चीज देखो, कॉपर का एनरिचमेंट कैसे किया जाए। तो तीसरा मेथड क्या बताया गया? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कॉपर की माइनिंग में जो लोग काम करते थे वो लबादा पहनते थे, ओवरऑल पूरा ऊपर से नीचे तक एक होता है, और वो खूब पसीने से तरबतर हो जाते थे। और पसीने में हमारे इसके नीचे एडिपोज टिश्यूज है, ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल भी निकलता था। तो हमारे पसीने में क्या ऑयल नहीं होता है? तो उनके ओवरऑल में ऑयल रहता था, और उस ऑयल में कॉपर के पार्टिकल चिपक जाते थे। समझ आई बात कि नहीं? कॉपर की माइनिंग में जो काम करते थे उनका पसीना निकलता था, उस पसीने में कुछ भी तुम किसी भी माइनिंग में काम करो चिपक जाएगा। और वहां पर उन सभी के लबादे या ओवरऑल बगल में एक धोबन रहती थी, उसको धोने को दिया जाता था। तो उस धोबन ने देखा कि जब वो पानी में डालती है तो जो तेल में चिपके हुए कॉपर भारी रहता है, कॉपर 6.5 टाइम्स भारी है पानी से, लेकिन तेल तो हल्का होता है। तो जो तेल में चिपके कॉपर पार्टिकल है वो ऊपर तैरने लग गए। तो ये बात उसने वहाँ के मैनेजर को बताई, तब सारी दुनिया में इसी मेथड से कॉपर का एक्सट्रैक्शन हुआ, और इसे फ्रॉथ फ्लोटेशन। पसीना किसे निकालता है? कि फिर से समझो कि फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड क्या है, कि मिट्टी जो है वो पानी में घुल जाएगी, लेकिन कॉपर के चारों तरफ तेल है तो वो ऊपर तैर जाएगा। अगर मैं उसको स्किम कर दूं, जैसे मक्खन होता नहीं है, स्किमिंग, तो फिर उससे क्या होगा, हम सारा कॉपर निकाल ले जाएंगे और मिट्टी पानी में घुल जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी। और जो चूंकि उस पर कॉपर पे तेल लगा है तो उस चीज को क्या कहते हैं? झाग पृथक्करण विधि। जरा इसमें देखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस।
सो ये जरा देखें हैं कि ये देखें The froth in the first few cells of a bank is often heavily loaded with hydrophobic particles. The froth appears dense and heavy. The bubble size is small due to the stability imparted by the particles. ऊपर से निकाल As you move down the bank, the appearance of the froth will change. There are not as many hydrophobic particles available to float, and thus the froth loading is lower. ये देखो Windows कितनी अच्छी बात है। बोल रहे हैं कि अगर आप ओ रहे हो तो पसीना तुम्हारा सबका आएगा नहीं, कह रहे हैं कि पाइन ऑयल डालो। हाँ कितनी बड़ी बात। कह रहे हैं कि ऐसे तो हम कैसे मिलाएंगे, तो उस ओर को पाइन ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिलाओ पाउडर को, तो पाइन ऑयल में कॉपर चिपक जाएगा, वो ऊपर तैर जाएगा। तो फ्रॉथ बनाने के लिए जैसा ध्रुवांशी ने बताया कि पाइन ऑयल डाला जाता है तो झाग बन जाएगा। और नहीं तो इतने लबादे कहाँ से लाओगे, क्या उन्हीं के भरोसे रहोगे जो लबादे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, तो हम लोग भी देखें इस चीज में। appear in froth stability. The froth in the first few cells of a bank is often heavily loaded with hydrophobic particles. The froth appears dense and heavy. The bubble size is small due to the stability imparted by the और फिर हम particles. उसको अलग कर देंगे। As you move down the bank, the ये appearance of the froth will कॉमन change. ग्लास। There are not as many hydrophobic particles available to float, and thus the froth loading is lower. Windows appear and froth stability decreases, resulting in larger bubbles, many of which will burst. बाकी किसी भी तरीके से किया जा सकता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन तो आपने देख लिया ना, ये क्या चीज है, ये देखो ये भी वही चीज है। The froth in the first सब few एक ही cells of a है, सब में वही झाग बनता है। और उसको झाग को निकालने की विधि ये बच्चों ने धीरे-धीरे झाग आ रहा है, और वो ऊपर से जो झाग है थोड़ा सा देखो इन्होंने कुछ मिला दिया स्टेबलाइजर, तो धीरे धीरे झाग निकालना है। उसी की तो स्किमिंग की है, ऊपर आ गया ना तेल के साथ पापड़ झाग है। ये एनरिच हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गई। मिट्टी को हटाना ही कंसंट्रेशन ऑफ जो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होगा बताओ, मिट्टी हटा दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिट्टी हटाने का ही कोई मेथड है, कॉपर ऊपर कर लिया, मिट्टी नीचे बैठ गई। समझ में आ गई बात। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देख लिया। बोलो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या चीज करनी है बताओ। एसी ठंडा लग रहा है क्या? चलो नाउ इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ कॉपर क्या करेंगे बताइए। इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ कॉपर वो फ्लोट कर रहा है ना, झाग फ्लो, इसका क्या मतलब है झाग। मेटलर्जी ऑफ कॉपर क्या होगा, पाइन ऑयल इज एडेड टू कॉपर ओर, क्रश्ड कॉपर ओर, क्या मिला जाएगा, पाइन ऑयल इज चीड़ का तेल is mixed with crushed copper ore। इतनी बात समझ आई, बात नहीं करें। crushed copper ore, copper is wetted by pine oil and float at top, while sand particles are wetted by water and settle at bottom। Copper ore get wet by पाइन ऑयल। ये पाइन ऑयल के द्वारा क्या गीला हो जाएगा और ऑयल हल्का होता है क्या, सो फ्लोट एट टॉप। ओके सो फ्लोट एट टॉप वाइल गैंग पार्टिकल का क्या होगा, गेट वेट बाय वाटर एंड सेटल एट बॉटम
later on a froth of copper ore is skimmed out. जैसे ऊपर से हाथ से ऐसा नहीं करके निकाल देते हैं, स्किमिंग। एयर ट्यूरीज चलती हैं झाग बनाने के लिए, हवा डाली जाएगी, सब कुछ जल जाएगा, तो वो तो सब होगा ही। लेटर ऑन फ्रॉथ, फ्रॉथ का क्या मतलब है? फ्रॉथ ऑफ कॉपर ओर इज स्किम्ड। मान लीजिए दूध में खूब झाग बनाया जाए, झाग सब निकाल दो, तो उसको कहते हैं बाजार में स्किम्ड मिल्क भी ला रहा हूं, सारी मक्खन निकल गई। चलो हम लोगों ने देखा कि पहला प्रोसेस क्या बताया गया, बताइए मेटलर्जी का। हाइड्रोलिक वॉशिंग नहीं है, एनरिचमेंट ऑफ। एक ही बात है। सो द प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी क्या है बोलो? आर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिसमें हमें इन दिस मेथड गैंग पार्टिकल्स आर रिमूव। सिंपल सी बात है, ये लिखवा दिया है ना हमने। सेकंड देखो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। अब दूसरा प्रोसेस, तो दूसरे प्रोसेस में क्या है? दूसरे प्रोसेस में है फ्लो चार्ट। और तीन कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी है, आपके बुक में बना हुआ है, दैट इज मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। कौन से मेटल है जो हाई रिएक्टिविटी है? ये बात सही है। देखो एनरिचमेंट ऑफ ओर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये देख लो। कंसंट्रेशन ऑफ आपकी बुक में है, एनरिचमेंट ऑफ ओर तीनों बता दिए कि नहीं? अब हम अगली बारी पे आते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो, लो का मतलब नॉवेल मेटल रिएक्टिविटी, या फिर सिल्वर ले लेंगे। अच्छा देखो, इसमें बुक में दिया गया है कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी है पोटेशियम। ये आपके ब्रैकेट में दिया है ऊपर, वही लिख लेना, इसी फ्लो चार्ट के ठीक ऊपर ब्रैकेट में सुविधा के लिए दिया है। KNa Ca Mg और Al। तो इसकी मेटलर्जी कैसे करेंगे जरा देखो। पहला स्टेप, इसमें पहला स्टेप होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। पहले कंसंट्रेशन नहीं करोगे, ये वाला स्टेप, या तो धोगे या कुछ ना कुछ तो करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोलिसिस। आपको प्योर मेटल चाहिए, Na का कौन सा होता है बताओ? NaCl 801 डिग्री सेल्सियस पे पिघला देना। अब पिघलाने के बाद क्या करो बताओ? ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए, और इसमें क्या क्या है बताइए? Na प्लस और Cl माइनस कितने डिग्री पे रखा है इसको? 100। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, 800। इतना अच्छी बात बताती नहीं। और देखो NaCl है, नमक कभी कल ही पढ़ा इसलिए बता देती हैं। तो अब इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसे कर दिया, ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस। आप कहीं पर भी स्टोव पे भी चढ़ा देंगे तो हो जाएगा। अच्छा Na किधर जाएगा? तो Na इधर जाएगा और इस पर इकट्ठा हो जाएगा क्या? और Cl के बबल्स इस पर Cl2 बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम बताओ, इसमें कौन सा तुम इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का लोगी? ग्रेफाइट की पेंसिल दिखाई थी कुछ दिन पहले। और कौन सा प्लेटिनम का लोगी? प्लेटिनम का वो
बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्लैटिनम का लेना चाहिए। ये ठीक होता है। जैसा इन्होंने बताया कि सोडियम वाले में प्लेटिनम का लेना, क्योंकि चाकू से छीलना पड़ेगा। अगर तुमने इसमें पेंसिल वाले लगा दिया तो काला काला सोडियम निकालेंगे, टीचर तुम्हारे नंबर काट देंगे, बोर्ड में पास हो चुके तुम 10th में। अगर तुमने ये गलती करी, सिर्फ तुमने सेल की पोलरिटी बदल दी, तुम्हें 2 इलेक्ट्रोड देंगे, वो खुद ही देंगे, ग्रेफाइट प्लेटिनम। तुमने सोचा सेल पलट के लगा दें, सारा सोडियम ग्रेफाइट पे इकट्ठा हो गया, और जब तुम्हें चाकू से छीलने का नंबर आया तो काली काली पेंसिल आ गई। तो फिर सही रहेगा? तो इससे अच्छा प्लेटिनम पे लगाओ। बोलो बात सही कि नहीं? सर नहीं मतलब जैसे ग्रेफाइट की पेंसिल तो तुम्हें समझ में आई ना, ये हमने दिखाई थी। तो मान लो अगर तुमने एक इस पर टर्मिनल लगा दिया तो इस पर सोडियम जमा हो गया, और तुमसे कहा जाए निकाल के रख दो कागज पे, तो तुम निकालोगे तो क्या पेंसिल का कालापन नहीं आ जाएगा? और वही प्लेटिनम की रॉड है तो पेंसिल की मजा, चाकू की मजा है पेंसिल प्लेटिनम को कुछ कर पाए। तो बोलो जिसमें सोडियम इकट्ठा करना है वो इलेक्ट्रोड कौन सा होना चाहिए? ग्रेफाइट तो नहीं होना चाहिए ना, पेंसिल वाला। तो इसे किस पे ले लो? प्लेटिनम, और इसे ग्रेफाइट। हमेशा जहाँ गैस इकट्ठा करनी होती है वो ग्रेफाइट लेते हैं। ये Cl2 इकट्ठा हो गया, और ये क्या इकट्ठा हो गया? बोलो है प्योर। दिस इन दिस मेथड इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन। इलेक्ट्रोलिसिस कर दी और जो मेटल फाउंड इज 99.9% प्योर। तीसरा स्टेप ही नहीं करना पड़ा, वरना सब में रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ काम 2 ही स्टेप में होता है। दूसरे में कोयला लगाना पड़ेगा, कोयला ऐड करना पड़ता है, कोयले से रिडक्शन। यहाँ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 स्टेप में काम है। वैसे मेटलर्जी के कितने स्टेप हैं? 3। यहाँ तुमने साफ सफाई की, एनरिचमेंट किया, और दूसरा काम क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब ये इससे क्या होगा? इन दिस मेथड। अच्छा बताओ, जहाँ कैटायन गया उसे क्या कहेंगे? कैथोड। और ये एनायन गया तो एनायन। सो लिखो इन दिस मेथड ऑफ, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। जब किसी चीज को तुम प्योरेस्ट फॉर्म में पा रहे हो तो रिफाइनिंग ही तो हुआ। रिफाइन करना किसी चीज से, रिफाइंड ऑयल, गंदगी निकाल दी तो क्या ऑयल रिफाइंड नहीं हो जाता? रिफाइनिंग 99.9% प्योर मेटल इज फॉर्म। तो ये 2 स्टेप में ही हो गया, ठीक है। वरना तीसरा स्टेप है रिफाइनिंग। तो हमारा था सेकंड स्टेप कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। तो मेटल मिल जाएगा, फिर हमें अलग से रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, और इसमें नहीं करनी पड़ेगी। ये बहुत रिएक्टिव है। आपने थर्ड स्टेप को ही सेकंड में ही कर लिया, आगे और समझ में आएगा। अभी इतना लिख लो, समझ में तो आ गया ना कि कैसे हमने सेल लगा। यहाँ देखो मीडियम रिएक्टिविटी में देखो क्या क्या दिए गए हैं। जिंक Fe Pb ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, ऊपर लिखा कि नहीं दिख रहा है? एक ब्रैकेट में इसी टेबल के ऊपर जिंक Fe Pb नहीं दिख रहा? अब देखो यहाँ लिखो जिंक Fe और लेड। इसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन लगा देना, इसके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहला कंसंट्रेशन कर लिया, तो पहला स्टेप क्या बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। वो एज एप्लीकेबल, वो तो तुम्हें खुद ही लिखना पड़ेगा Fe के लिए, तो अपने मन से। अब मान लीजिए कि 2 तरीके के ओर हो सकते हैं। मान लो मैं जिंक की भी बात करूं या किसी की, या तो क्या होगा बताइए? कार्बोनेट ओर, और दूसरा क्या हो सकता है? सल्फाइड ओर। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है कि जिंक के कार्बोनेट ओर को कैलामाइन कहते हैं और उसके सल्फाइड ओर को जिंक ब्लेंड कहते हैं? तो मैं यहाँ लिख दूं ZnCO3 और यहाँ पर ZnS। चाहे कार्बोनेट ओर हो या सल्फाइड ओर, दोनों को ऑक्साइड ओर में बदल लो, क्योंकि कार्बन के डालते ही उससे ऑक्सीजन वो लेकर के CO2 बना देगा जिंक फ्री। तो कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में बदलो और सल्फाइड को भी ऑक्साइड। इसको कैसे बदलो? इसको बंद डिब्बे में बिल्कुल गर्म कर दो, CO2 उड़ जाएगा और ZnO बन जाएगा। इसको कुछ देना नहीं है, सिर्फ हीटिंग करनी है।
इन एब्सेंस ऑफ एयर। कैसा करना है बताओ? अगर तुम इसको हीट करो और कैसे बताइए, नो एयर, तो क्या क्या बनेगा बताओ? ZNO और CO2 रिलीज हो जाएगी, वो उड़ गई। देख लो, ZNO CO2 तो उड़ गई ना, और जिंक ऑक्साइड। अच्छा, इसको तुमने कभी ब्रेड सेकी है, रोस्ट करके खाई है? या मीट को भुना हुआ मांस रोस्टिंग करके खाया? खूब हवा भी दी जाती है, ऐसे ऐसे भुट्टा रोस्ट करके खाया, हवा दिया जाए। तो ऐसे में इसको हवा दो। देख लो, ये कैल्सिनेशन है। इफ इन एब्सेंस ऑफ एयर द ओर इज हीटेड concentrated, then it is calcination. If in presence of air it is heated, then it is roasting. फिर रोस्टिंग हो गया। तो हीट तो करना है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? इन एयर। तो जानते हो एयर के प्रेजेंस में क्या क्या चीज होगी? कुछ चीजें देखें। सबसे पहले तो हम ये देखें कि वास्तव में कैल्सिनेशन किसे कहेंगे। और देखो इस चीज को, व्हाट इज कैल्सिनेशन? हीटिंग concentrated or in absence of air, ठीक है, to get metal oxide, to get this method is used, sentence पूरा करो सृष्टि, this method is used for separation of ये अभी किसी ने बताया था, कार्बोनेट। बहुत अच्छी बात करी आपने, बोला था कार्बोनेट। अच्छा, दिस मेथड इज यूज्ड, ये किसके लिए यूज किया जाता है? मेथड इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट। जरा देखो, एब्सेंस में करना है, ZnCO3 हीट करो, ZNO अलग और CO2 बोलो ऑक्साइड मिल गया कि नहीं? जिंक ऑक्साइड। मेरा कहने का मतलब है ऐसा व्हाइट पाउडर मिला कि नहीं? ये जिंक ऑक्साइड, यही तो तुम्हारी दांतों की फिलिंग में काम आता है। अब जरा देखो, व्हाट इज रोस्टिंग? हीटिंग कंसंट्रेटेड और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में तो ऑक्सीजन है ही है, इज कॉल्ड टू गेट, बहुत अच्छा, टू गेट मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड रोस्टिंग। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, सही है, यूज्ड फॉर सल्फाइड। और जरा देखें तो ZnS में अगर बहुत सारी ऑक्सीजन दे दी और हीट कर दिया, एयर में तो ऑक्सीजन की क्या कमी, तो क्या SO2 निकल जाएगा और ZNO भी बन जाएगा। इसमें बल्कि 2 ले लो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो जैसा मैं ऐसे ही कर देता हूँ, देखो ZNO और प्लस SO2, कितने O हैं इधर और इधर 2 हैं। अगर मैं 3/2 करूँ तो 3 हो गए ना, मल्टीप्लाई करके देखो, और फिर पूरे में किससे मल्टीप्लाई कर दो, है वही बात कि नहीं? देखो 3 हैं, 3/2 × 2 करो और इधर भी 3 है, पूरा कि नहीं? और फिर चूंकि ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है कोई मॉलिक्यूल या स्टोइकियोमेट्री, तो उसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2ZnS और प्लस 3O2 रोस्टिंग, तो ZNO प्लस 2ZNO और प्लस, तो दोनों ही स्थितियों में क्या मुझे ZNO मिल गया? इसमें CO2 मुक्त हुआ, उसमें SO2 मुक्त हुआ। देख लो,
नहीं तो हम ऐसे कर देते हैं। अब तो पता चल रहा है। तो क्या चीज फ्री हुई बताओ? दोनों। और मिला क्या दोनों ही केसेस में? जेडन मिल गया। इसको भट्टी पे रखो और थोड़ा सा कोयला चूरा करके डाल दो, प्योर जिंक मिल जाए। कोक तो जानते हो, कार्बन बिल्कुल पोरस होता है, हमने कई बार आपको दिखाया भी है। वो लकड़ी का कोयला जो होता है वो कोक ही है, सही है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इन दिस नाउ कोक इज एडेड। ये देखो, आपको इसमें कोक ऐड कर देना है बस। कोयला, ठीक है। सो इसको अगर आपने ऐड कर दिया पाउडर और गर्म कर दिया तो जानो क्या होगा? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कोक। सर हमने ऐड क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया, एक में हवा के साथ की। सुन लो बात, बहुत बढ़िया अच्छी बात आपने पूछी आज, कि अगर सल्फाइड वाला ओर है तो उसको पंखे से झलो गर्म करते से, तो हवा मिलेगी तो SO2 निकल जाएगी। और कार्बोनेट वाला ओर है तो उससे कह दो CO2 तुम भाग जाओ, हमें ZNO चाहिए, उसको हवा मत दो। समझ में आई? क्योंकि उसमें CO2 पहले से ही प्रेजेंट है। CO2 हट जाए तो क्या तुमको ZNO ना मिल जाए? तो कार्बोनेट ओर के केस में कैल्सिनेशन करना, और भूनोगे कब? जैसे भुट्टा भूना जाता है, जब सल्फाइड ओर हो। समझ आई बात कि नहीं? अब इसमें तुम क्या मिलाने जा रहे हो? कोक। क्या मिलेंगे? अच्छा, हीट कर दो, Zn अलग और CO अलग लो, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोक मिलाओ और इसको भी हवा मत दो, नहीं तो ये कोयला अलग से जल जाएगा। कह दो तुमको उसी की ऑक्सीजन से जलना है। समझ आई? तुमने उसमें कोयला मिला दिया और छोटा सा एक छेद दे दो जिससे CO एस्केप हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और हीट करते रहो तो वो कहेगी हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो कहाँ से उसे मिलेगी? उसी में से लेगी। और बस मिलाते रहो। तो कोक मिला के हीट कर दो। वास्तव में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो खुद कैल्सिनेशन ही है, क्योंकि नो एयर है ना, यहाँ पे एयर थोड़ी ना दे रहे हो। तो इसके बाद अब आप क्या लिखें? ये प्रोसेस लिखो, ये प्रोसेस लिखो, फिर क्या लिखो? नाउ ZNO is obtained by either of the process। इसके बाद क्या मिला? मैं जिंक की मेटलर्जी बता रहा हूं जो अकेले 5 नंबर की है, समझ लो। पहले उसको धो लिया हाइड्रोलिक वॉशिंग से। कैल्सिनेशन कब किया? जब कार्बोनेट ओर था, जब सल्फाइड ओर था। तो क्या कर दिया? क्या दोनों ही प्रोसेस में ZNO मिल गया? तो क्या लिखोगी? नाउ ZNO is obtained by either of the process, है ना? By either of the process it is to be reduced। सेकेंड प्रोसेस में तुमने क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल ऑक्साइड एंड इट्स रिडक्शन। इसका फिर रिडक्शन करने जा रहा है कि नहीं? इसमें इनटू मेटल। मेटल गया अभी नहीं मिलेगा, अब देखो मैं करने जा रहा हूँ, कार्बन डाल दूंगा, मिल जाएगा। रिडक्शन समझते हो ना? कार्बन डाल के रिडक्शन होने के बाद देख लो ZNO। अब इसके बाद क्या करेंगे? नाउ इट इज हीटेड विथ कोक। इसको किसके साथ? कोयले के साथ कर दोगे। नाउ इट इज हीटेड विथ कोक इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो जरा देखें, कार्बन कोक एक ही है। देखो लकड़ी के कोयले को थोड़ी देर जलने दो, जब उसमें से नाइट्रोजन NO2 बन के निकल जाए, सल्फर SO2 बन के निकल जाए, तुरंत उसको बुझा दो। उसको कहते हैं कि चैड कोल। चैड कोल का मतलब पूरा नहीं जलाना है, शुरू शुरू में जो फ्लेम निकलेगी ना वो निकल जाने दो, दूसरी कैसे निकल जाएगी? कार्बन बच जाएगी। समझ में आया? शेयरिंग, इसको बायोचार भी कहते हैं, प्लांट में भी इस्तेमाल होता है। पूरा नहीं जला है। हाँ, ये लकड़ी का कोयला है, उसी तरीके से बनाया गया। समझ में आ गई बात कि नहीं?
इनिशियली इम्प्योरिटीज को फ्लेम बन के निकल जाने तो बाद में कोयला ही तो बचेगा। अच्छा, अब मैं इसमें क्या करूं, कोक डाल के हीट कर दिया, एयर नहीं है लिख दिया, तो बोलो क्या क्या चीजें मिलेंगी एकलव्य? रुक जाओ, वो बता रहा है, वो अपने साथी को बता रहा था अभी, वो 2 सीट आगे आ गया, ज्यादा बता पाए, सभी बता रहे, वो ही नहीं बता रहा, पता नहीं क्या आज इसे क्या हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो नाउ मेटल हमें मिल गया, ये अभी 95% प्योर है। अब इसको हम प्योर करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, वो बाद में देखें, वो एक सबके लिए एक ही प्रोसेस। सो दिस मेटल हैज लिटिल इम्प्योरिटीज, अपने आसपास वालों की लिटिल इम्प्योरिटीज, जैसे जिंक के बगल कौन कौन आ रहा है, कॉपर की, गैलियम की, इसके आसपास वालों की थोड़ी इम्प्योरिटीज इसमें मिलेंगी, ठीक है कि नहीं? अब आसपास वालों के नहीं, उसी ग्रुप की कैडमियम और मरकरी की मिलेगी, उसी के नीचे वालों की मिलती है, क्योंकि उनकी सबकी वैलेंसी एक है। तो क्या होगा बताओ, इन दिस वे मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये लाइन जरूर लिखना, इन दिस वे metal oxide is reduced to metal, however it contains certain impurities which will be refined by using step 3 which is electrolytic refining. इलेक्ट्रोलाइसिस, वही इलेक्ट्रोलिसिस ही तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, अब वो हम करेंगे बाद में। क्या लिखें बताओ, ठीक है? मेटल ऑक्साइड इज इन दिस वे, अब सेंटेंस पूरा बोलो, एक लफ्ज जो अभी हमने बोला, मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन के हटने को रिडक्शन कहते हैं ना, जिंक को कैसे रिड्यूस कर दोगे? ऑक्सीजन हटना, क्या कभी प्रोडक्ट का रिडक्शन होता है? तो बोलो, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू, जिंक उसकी छोड़ दो, वो तो निकल गया, सही है। However, it contains certain impurities of 12th group. 12th group का तो अपने की करेगा। However, it contains certain impurities of, किसकी impurities? Certain impurities. So, purest form of metal will be obtained from it by step 3, that is electrolytic refining. ऐसे लिखो, purest form of zinc will be obtained by step 3 using electrolytic refining. Okay. Now आपके लिए कुछ अब है, that is लास्ट बच गया। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। सर एक्सप्लेन भी करना चाहिए। थर्ड स्टेप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ना? वो हाँ
कल 9 to 11 आपकी क्लास होगी, उसमें से ये अब आधे घंटे या 1 घंटे में हो जाएगा। सर तो आपकी है सर। हाँ? कल कितने बजे राखी बांधोगे आप? सर हमको जाना पड़ेगा। हाँ? सर सुबह की कोई भी क्लास होती है तो टाइमिंग सुबह की आ गए और कोई भी रख दें 9 से 11 ठीक है? बोलो 9 to 11 पे शाम की यही रहेगी। कब से ये कर रहे हैं आप कल? क्या ये तो अभी करना है, तभी तो फिर कंटिन्यूटी बन पाएगी। सर कल है सर कल आते ही दे देंगे ना। यही सर पर कल तो जाना कल के हिसाब से नहीं करते ना। पूरा डिफाइन करना है घर में। क्या कह रहे हैं बोलो? 10 से 12 10 से 12 10 से 12 हाँ? जैसे चल रही वैसे ही चल रही। नहीं लिखी ZN O plus C और इससे क्या होगा? In this method क्या होगा बताओ? Zinc obtained contains some impurities which will be the ultra pure form of zinc will be obtained by step 3. सर व्हाट आर द 3 स्टेप्स टू What are? थर्ड में क्या? नहीं सेकंड वाले में हाँ? सेकंड वाले में ये 3 स्टेप लिख दो बस। ये सब कहाँ है? स्टेप पहले तो ये कंसंट्रेशन और कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल और थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक ये सब कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखनी है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, थर्ड स्टेप क्या बताया? इलेक्ट्रोलिटिक। सिर्फ 3 रिएक्शन बोली गई है। ओनली रिएक्शन हाँ रिएक्शन ये वाली 3 सर वो कौन सी 3 लिखनी है ना? पहले कैलकुलेशन की फिर रोस्टिंग की कैल्सिनेशन फिर रोस्टिंग के दोनों उसके बाद ये ZNO प्लस सेकंड वाला है। उसके बाद कुछ और तो नहीं डिफाइन मेटलर्जी सेकंड में 3 अब तुमको मेटलर्जी कुछ आसान लग रही है? समझ में आ रही है? स्कूल में तो कुछ समझ नहीं आ सकते क्या पढ़ा एक बार देखने तो पता चलता है। अब कल तक तुम सुबह तक ट्रेंड हो जाओगे बिल्कुल मास्टर। और सब इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के तो दे दिए।